शुरुआत करते हैं हम आज की न्यूज़पेपर की। सबसे पहले चलेंगे एडिटोरियल वाले पेज से और देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण एडिटोरियल को। तो पहला जो हमारा एडिटोरियल है वो शराब के यूज़ को लेकर के है। अब चूंकि बिहार ने शराब पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है, इसी के चलते चलते क्या हो रहा है ना, अब वहाँ पर अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। और वो शराब जो है फिर कैसी भी हो सकती है, इससे लोगों को मतलब नहीं है, क्योंकि लोगों को तो बस पीने से मतलब है। और इसी के चक्कर में फिर जो नकली शराब है उसको पीने से लोगों की डेथ हो रही है। इसी को लेकर के ये आर्टिकल लिखा गया है कि देखो, आपने कानून तो बना दिए हो कि हमने जो है पूरी तरह से शराब को बंद कर दिए हैं बिहार में, लेकिन क्या कानून सही से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बात मायने रखती है। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बताया जाता है कि कुछ ही यदि हम दिनों की बात कर लें तो कम से भी कम 25 लोग बिहार के गोपालगंज और वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट के और 5 मुजफ्फरपुर के जो लोग हैं वो नकली शराब को कंज्यूम करने से इनकी जो है ना डेथ हो गई है। अब देखो, एक तरफ से तो सरकार ने इसको बैन लगा दी है, लेकिन इसकी ब्लैक मार्केटिंग अभी भी हो रही है। इसी के चलते चलते लोग बीमार पड़ते हैं और यहाँ तक कि लोगों की डेथ भी हो जाती है। ठीक है, तो एक तो ब्लैक मार्केटिंग होने लगती है, उसके दाम भी बढ़ जाएंगे। और ठीक है, ये आखिर हो क्यों रहा है? ये हो रहा है कि आपने जो है ना बहुत ही ज़्यादा ओवर काउंटर कर दिए और रेगुलेटेड कर दिए हो ड्रिंक्स को। इसी के चलते चलते ऐसे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। देखो, एल्कोहलिज्म को यदि आपको रोकना है तो ये जो प्रोहिबिशन है ना, प्रोहिबिशन की पॉलिसी वो जो है अपर्याप्त मानी जाती है। आप सोच रहे हो कि यदि हम रोक देंगे, केवल रोकने से लोग शराब पीना बंद नहीं करेंगे, ये तो एग्जाम्पल के तौर पर हम देख ही रहे हैं। इसके अलावा सरकार को इकोनॉमिक लॉस भी होने वाला है, राइटर ये भी कहते हैं। आगे बताया जाता है कि यदि हम बिहार की बात करें ना तो implementation has not been without immense public support, especially among rural women। ठीक है, सरकार ने जो नियम कानून बनाई है वो पब्लिक सपोर्ट के बिना काम नहीं चलने वाला है, वो लागू नहीं हो सकता। स्पेशली तो रूरल वुमेन की हम बात करते हैं। इसमें बताया जाता है कि 3.46 लाख पीपुल अरेस्टेड इन द लास्ट 5 ईयर एंड क्लोज टू 150 लाख लीटर ऑफ कंट्री मेड एंड इंडियन मेड फॉरेन लिक्वर बीइंग सीज्ड फ्रॉम अप्रैल 2016 से लेकर के फरवरी 2021 तक। बताया जाता है कि यदि पिछले 5 साल का डेटा आप देखोगे तो 3.4 लाख लोगों को अरेस्ट किया गया है। इसके अलावा 150 लाख लीटर दारू जब्त की गई है। ये बताया गया है 2016 से लेकर के 2021 का डाटा है, अप्रैल 2016 से फरवरी 2021 का डाटा है। तो कुल मिलाकर के यदि हम बात कहें ना तो एक तरफ से इकोनॉमी को लॉस हो रहा है, दूसरी तरह बिहार में क्राइम भी हमको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। द चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैज़ बीन द स्ट्रॉन्गेस्ट proponent of the prohibition in the state, and the policy has reaped the electoral dividends for his party। देखो, अब यहाँ की बिहार की सरकार ने शराब को बंद कर दी। ठीक है, तो अब उसी को लेकर के बात बताई जा रही है कि किस प्रकार से लोगों को सपोर्ट इनको मिला कि नहीं मिला। लेकिन देखो, यदि हम महिलाओं की बात करें ना तो महिलाओं ने तो इसका ओवरऑल यदि आप देखोगे ना तो बड़े अत्यधिक रूप से इसका सपोर्ट किया था। देखो,
While initially the ban on alcohol consumption helped rural households to increase expenditure on basic goods related to food and education, बताया जाता है कि यदि आप रूरल एरिया की तरफ जाओगे तो लोगों ने बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि फूड, एजुकेशन, यहाँ पर अपने पैसा को लगाया है, क्योंकि अब ये लोग दारू में अपने पैसे को खर्च नहीं कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। लेकिन जो है ना, जब हम ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं तो ये जो फ़ायदा है वो सब गायब हो जाते हैं। ठीक है। रिपोर्टेडली इलिसिट लिक्वेयर इन द स्टेट क्लेम एटलीस्ट 60 लाइव्स इन 2021। बताया जाता है कि 2021 में कम से कम 60 लोगों की जानें चली गई हैं नकली शराब पीने से। मच हायर देन 6 डेथ रिकॉर्डेड बाय द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो's रिपोर्ट ऑन एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन द इंडिया इन 2020। देखो, इतनी मौतें ना तो लोग सुसाइड करके हुए हैं और ना ही एक्सीडेंट के माध्यम से हुए हैं, यदि आप एनसीबी की क्राइम रिपोर्ट 2020 को देखोगे तो। आगे बताया जाता है कि देखो, इस प्रकार से आप ये समझ सकते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो पूरी तरह से फेल हो गया है नकली शराब की ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए। इसके अलावा कोई भी आप नियम बना देते हो तो वो नियम कितना इम्प्लीमेंट हो पा रहा है, उसकी सक्सेस इसी पर निर्भर होती है। और दूसरी बात ये है, ये जो डेथ हम देख रहे हैं, ये जो है ना, इग्नोरेंस के चलते चलते हैं। वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर शराब ये है कैसी। इसके बाद सेकंड आर्टिकल हम देख लेते हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। ठीक है, नेहा सिन्हा के द्वारा ये लिखा गया है और ये शुरुआत करती हैं COP26 की मीटिंग से। COP26 जो कि 31 अक्टूबर से 12 नवंबर 2021 के बीच हुआ था, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लाइमेट समिट था इन ईयर्स एट ग्लासगो स्कॉटलैंड। इंडिया हैज़ सेड इट वांट्स टू बी ए पार्ट ऑफ क्लाइमेट सॉल्यूशन। इंडिया खुद चाहता है कि हम क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए खुद सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाले बने और उनमें शामिल हों। इंडिया ने क्या प्रपोजल दिया है? पहली बात, नरेंद्र मोदी ने जो घोषणाएं की थी उनको पंच अमृत का नाम दिया था, पंच अमृत सॉल्यूशन का नाम दिया था, जिसका मेन उद्देश्य था कि हम कैसे करके फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंस को कम कर सकते हैं और कार्बन की जो इंटेंसिटी है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। इसमें बताया जाता है कि हम कार्बन इंटेंसिटी को 1 बिलियन टन ऑफ टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन इमिशन बाई 2030 तक हम जो है 1 बिलियन टन कार्बन को रिड्यूस कर देंगे, कार्बन इमिशन को। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी के शेयर को हम 50% बढ़ा देंगे 2030 तक। मतलब ये जो पेट्रोल डीजल से जो गाड़ियाँ चल रही हैं ना, वो सब अब कम हो जाएंगी, रिन्यूएबल एनर्जी का ही यूज़ हम ज़्यादातर करेंगे। बताया जाता है कि ग्लासगो इज़ इम्पोर्टेंट एज इट विल कॉल फॉर द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 2015 पेरिस एकॉर्ड। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये 2015 के में जो पेरिस में समझौता हुआ था उसको कहता है कि अब इसको आपको लागू करना है। आगे बताया जाता है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव, इन्होंने समर्थन किया था कि अमीर देशों को गरीब देशों को सालाना $100 बिलियन की सहायता देनी चाहिए। ठीक है, फ्रॉम डेवलप्ड वर्ल्ड टू डेवलपिंग वर्ल्ड को। इसके अलावा बताया जाता है कि हमें न्यू एनर्जी पैथवेज की ज़रूरत है। इसके अलावा वी मस्ट कंसिडर द क्वेश्चन ऑफ क्लाइमेट हजार्ड, नेचुरल बेस्ड सॉल्यूशन एंड नेशनल अकाउंटेबिलिटी। तो हमें नेचर बेस्ड सॉल्यूशन निकालने की ज़रूरत है और नेशनली अकाउंटेबिलिटी लेने की ज़रूरत है।
बताया जाता है दिस इज द राइट टाइम फॉर इंडिया टू मल सेटिंग अप ए क्लाइमेट लॉ while staying true to its goal of climate justice, carbon space, and environmental protection. There are a few reasons for this. अब बताया जाता है कि हमारे यहाँ पर किस किस प्रकार के करेंट लॉज हैं और उनमें कौन कौन सी कमियां हैं। ठीक है, तो ऐसे कौन से लॉ नियम कानून हैं जो कि कवर करते हैं क्लाइमेट को। फर्स्ट, हमारा जो ऑलरेडी मौजूद नियम कानून है ना वो पर्याप्त नहीं है जो कि क्लाइमेट चेंज को डील कर सकें। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर बताया जाता है हमारे पास एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट EPA 1986 है। इसके अलावा द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 है। इसके अलावा वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 है। देखो, इसके बाद भी क्लाइमेट इज नॉट एग्जैक्टली वाटर और एयर। Climate is not exactly water or air. Which law would we cover the impact of a cyclone, for instance, or work to reduce future climate impact? तो इनकी नियम कानून से आपको क्या लगता है, साइक्लोन को ये रोक सकते हैं क्या? और ऐसे ही जो नेचुरल डिजास्टर हैं क्या इन कानूनों के माध्यम से रोका जा सकता है? एंड नाइदर आर वी रेडी टू टैकल एनवायरमेंटल क्लाइमेट वायलेशन। और इन नियम कानून से तो हम जो है इन्वायरमेंटल या फिर क्लाइमेट वायलेशन को भी टैकल नहीं कर पाएंगे। तो जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है इज ग्रॉसली इनएडुकेट टू डील विथ वायलेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज का कोई वायलेशन करता है तो इसको ये एक्ट डील नहीं कर पाता है। ठीक है, क्लास 24 ऑफ द एक्ट क्या कहता है, इफेक्ट ऑफ अदर लॉस states if an offense is committed under EPA or any other law, the person will punished under the other law. For example, Code of Criminal Procedure. This makes the EPA subordinate to every other law. इसके बाद यहाँ पर सेकंड बात बताई जाती है, आज के समय में आखिर ज़रूरत हमें किस चीज़ की। इस समय ज़रूरत है इंटीग्रेट करने की क्लाइमेट के एक्शनों को। आपस में आप ना रिलेट करिए, आपस में एक दूसरे को जोड़ने का काम करिए। जैसे कि एडाप्शन, मिटिगेशन एंड मॉनिटर टू प्रोग्रेस। इसमें आप एडेप्टेशन और मिटिगेशन को इंटीग्रेट करिए और मॉनिटर करिए प्रोग्रेस को। ये सारी को आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कंप्रहेंसिव एक्शन इज नॉट जस्ट टेक्नोलॉजिकल। कंप्रहेंसिव एक्शन की जो बात कह रहे हैं ना हम, वो जो है ज़्यादा टेक्निकल नहीं माना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर चेंजिंग एनर्जी सोर्स या फिर कार्बन इंटेंसिटी, तो ये उतना कारगर नहीं रहेगा। लेकिन बताया जाता है कि बट आल्सो नेचर बेस्ड सॉल्यूशन लेके आओ आपको, सच एज इम्फेजिंग रेस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम को आपको रिस्टोर करना है, फिर से रिड्यूस करना है नेचुरल हजार्ड को, और इंक्रीजिंग कार्बन सिंक को हमें बढ़ावा देना है। कार्बन सिंक के बारे में यदि हम देखें तो कार्बन सिंक एक नेचुरली या फिर आर्टिफिशियली भंडारण हो सकता है। ठीक है, इसका टाइम पीरियड कोई निश्चित नहीं रहता है। इसमें कुछ मात्रा में कार्बन युक्त रासायनिक अवयवों का हम भंडारण करते हैं। इसमें कार्बन ऐसे पदार्थों में मौजूद रहता है। कार्बन सिंक द्वारा CO2 को निष्कासित करने की प्रक्रिया कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन के रूप में जानी जाती है। ठीक है, कार्बन प्रच्छादन के माध्यम से ग्रीन हाउस गैसों के संचय को मंद करने के लिए CO2 का वायुमंडल को उद्ग्रहण करके दीर्घकालिक तक उसका भंडारण किया जाता है। जैसे कि वनारोपण करना है, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज करना है। एक बात यहाँ पर बताई जाती है कि देखो, इंडिया की जो सिचुएशन है ना वो यूनिक है। क्लाइमेट एक्शन कैन नॉट कम बाय फर्दरिंग शार्पनिंग डिवाइड और एक्सरबेटिंग पॉवर्टी। तो क्लाइमेट के जो एक्शन है ना ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो विभाजन करें
या फिर पॉवर्टी को एग्जरबेट कर सकें। यहाँ पर एग्जरबेट शब्द आया है जिसका मतलब होता है बदतर होना, और भी ज़्यादा गरीबी को बढ़ावा दें। एंड दिस इंक्लूड्स आवर स्टेटेड रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स। टोटल जो है 500 गीगावाट हम रिन्यूएबल एनर्जी बनाएंगे 2030 तक, हमने ये टारगेट रखे। सोलर या फिर वाइंड पावर की हम बात कर रहे हैं फॉर एग्जांपल के तौर पर, ऑफ इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल सोर्स से। इससे लेकिन एक प्रॉब्लम बताई जा रही है, कैन पुट क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्रासलैंड। ठीक है, तो जो ग्रासलैंड है ना, इनको इंडेंजर्ड क्रिटिकल कंडीशन में ला सकता है। एंड डिजर्ट बर्ड सच एज द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एट रिस्क में आ सकती हैं, क्योंकि एज दे डाई ऑन कोलिजन विथ वायर्स इन द डिजर्ट। ये दो नुकसान हमको होने वाले हैं, ऐसा राइटर के द्वारा कहा जाता है। आगे बात बताई जाती है, क्रिएट ए कमीशन करके ए क्लाइमेट लॉ कुड कंसिडर टू एस्पेक्ट। ठीक है, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं दो एस्पेक्ट के रूप में। पहला ऐसा है कि क्रिएटिंग एन इंस्टीट्यूशन दैट मॉनिटर एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। अब हमने घोषणा तो कर दिए हैं, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग कैसी होगी कि हम जो एक्शन ले रहे हैं तो उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक कमीशन ऑन क्लाइमेट चेंज वुड बी सेटअप, इसको हमें सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, विद द पावर एंड अथॉरिटी टू इशू यदि है कहीं तो डायरेक्शन कर सके एंड ओवरसी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लानिंग एंड प्रोग्राम ऑन द क्लाइमेट। ये सारे काम उसको करने पड़ेंगे। आगे बात बताई जाती है, ये जो कमीशन है ना वो किस टाइप का रहेगा, वो रहेगा क्वासी जुडिशियल पावर। मतलब पूरी तरह से कोर्ट की तरह ये नहीं होगा, लेकिन इसके पास में सिविल कोर्ट की पावर भी रहेगी, ताकि ये इंश्योर किया जा सकता है कि जो डायरेक्शन है ना वो फॉलो की जा रही हैं कि नहीं की जा रही हैं, एकदम शब्द अक्षर सा। ठीक है, बताया जाता है कि इसको सहायता कौन करेगा, इसको असिस्ट करेगा टेक्निकल कमेटी के द्वारा, कमेटी के माध्यम से, विच कैन एडवाइज द कमीशन इन द डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शन एज वेल एज गाइड वेरियस प्राइवेट एंड पब्लिक एजेंसी इन मीटिंग देयर क्लाइमेट रिलेटेड ऑब्लिगेशन। बताया जाता है कि ये कमेटी किस प्रकार से कमीशन की हेल्प करने वाली है। एज एन एग्जाम्पल के तौर पर, कमीशन कुड लुक एट एजेंसी या फिर इंस्टीट्यूशन दैट हैव ए डिसप्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट या फिर इन्वायरमेंट एंड सजेस्ट लोअर एनर्जी पैथवेज दैट आर एडहेयर टू। इसके अलावा बात करी जाती है ट्रेसिंग कार्बन फुटप्रिंट्स की। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ ये बताई गई है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल it was revealed that the National Thermal Power Corporation did not even, मतलब उसने इससे ये प्रकट किया है कि जो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन डिड नॉट इवन कवर कोल वैगन विथ टारपुलिन ऑन रेलवेज। ठीक है, रेलवे के जो वैगन है ना उनको तिरपाल से नहीं कवर किया जाता है, इससे जो डस्ट है ना ट्रांसपोर्टेशन के दौरान उड़ते रहती है। जबकि इसको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिल गया था, इसको ग्रांट किया गया था इन 1999। जैसे कि छत्तीसगढ़ की हम यदि बात करें तो 1999 में इसको क्लियरेंस मिल गया था कि जो रेलवे अपने वैगनों को कोयला यदि लेके जा रही है तो उसको तिरपाल से कवर कर लेगी। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने पास किया एक ऑर्डर जो कि डायरेक्शन प्रोवाइड करता था, किसको, उसने ये डायरेक्टिंग किया कि जो वैगन हैं इनको कवर्ड किया जाएगा विथ इन ए मंथ टाइम, 1 महीने के अंदर अंदर में जो है इनको आप कवर कर दीजिए। देयर विल बी इवेंचुअल इमिशन बाय कोल यूज़ के द्वारा तो कार्बन का इमिशन हो ही रहा है, लेकिन देयर इज आल्सो द इशू ऑफ रेस्पायरेबल कोल डस्ट। ठीक है, दैट इज स्प्यूड इनटू द एयर थ्रू इररिस्पॉन्सिबल ट्रांसपोर्टेशन।
जो जिसको आप सांस के माध्यम से अंदर ले रहे हो, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ट्रांसपोर्टेशन रिस्पॉन्सिबल है। आगे एक बात बताई जाती है कि जो दिल्ली में प्लास्टिक बैग की बैनिंग की गई है ना, वो दिल्ली की क्या है, फेलियर है। क्योंकि प्लास्टिक बैग के जो सब्स्टिट्यूट हैं, ठीक है, प्लास्टिक बैग सब्स्टिट्यूट मतलब प्लास्टिक बैग का जो विकल्प है ना, वर नेवर रियली पुश्ड एट स्केल बाई द अंडर स्टाफ इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट। तो उसकी जगह दूसरी चीज़ ले ले रही हैं, उसको तो टारगेट नहीं किया गया है अंडर स्टाफ्ड इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के माध्यम से। ए प्लास्टिक बैग बैन टू सक्सीड इन वन स्टेट रिक्वायर ए सिमिलर कमिटमेंट फ्रॉम नेबरिंग स्टेट। तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली अकेले ने बैन कर दिया है और साइड वाला स्टेट ने बैन नहीं किया है, कहीं ना कहीं से वो कचरा नहीं है। तो नेशन वाइड इंटरवेंशन हेयर led by climate commission considering substitute at scale for plastic based product which are derived from petroleum and looking at both innovation and implementation would be useful। तो यहाँ पर पूरा एक प्रकार से सार बता दिया जाता है कि अभी अभी कौन कौन से स्टेप लेने की ज़रूरत सरकार को, उसके बारे में लिखे गए हैं। कुछ कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए जाते हैं और बताया जाता है कि अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है या नहीं है। अब मान के चलो ऊंचे स्थान पर कोई एक बांध बना दिया गया है किसी कंपनी के द्वारा, अब वो कंपनी उसको अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रही है और उसके चलते चलते निचले एरिया में बाढ़ आ जाती है, ठीक है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार कंपनी है, ना कि नेचर। इसके लिए उस कंपनी के ऊपर जुर्माना ठोकना पड़ेगा, ऐसी बात यहाँ पर बताई जाती है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है ना, वो हम देखने वाले हैं स्टबल बर्निंग से। देखो, जैसे ही धान की कटाई होती है, ठीक है, धान की कटाई हार्वेस्टर से आजकल करवाई जाती है। कटाई करवाने के बाद उसका जो डंठल है ना, लगभग हार्वेस्टर इतनी हाइट तक ही काट पाती। पहले हंसिया से कटाई होती थी तो उसको काप से नीचे से काटा जाता था, तो पराली जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन आज के समय में हार्वेस्टर से कटाई होती है, जिसके चलते चलते हार्वेस्टर उसको काफ़ी हाइट से काटती है। अब उसकी डंठल बच जाती है, डंठल भी बच जाती है और इसका जो रेसिड्यूस है बचा हुआ, जैसे इसकी पत्तियां हो गई, इसके छिलके हो गए, वो सारे खेत में इस प्रकार से पड़े रहते हैं। अब इसकी साफ़ सफाई करने के लिए किसान लोग जल्दी से जल्दी क्या करते हैं, आग लगा देते हैं खेतों में, तो ये पूरी चीज़ साफ़ हो जाती है। अब स्टबल बर्निंग से, पराली जलाने से क्या नुकसान होता है? एक तो इसके साथ साथ में जो घास रहती है ना जानवरों को चरने के लिए, वो भी जल के राख हो जाती है। दूसरी बात, छोटे छोटे जो जीव जंतु हैं, ठीक है, जो कि भूमि या फिर फसल को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं पराली जलाने के चक्कर में। इसके अलावा तीसरा नुकसान ये होता है कि जो भूमि की जो उर्वरा रहती है ना, उर्वरा शक्ति है ना, वो भी जल करके राख हो जाती है। इसलिए पराली नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि बाकी सब नुकसान तो हो ही रहा है, इसके साथ साथ में हमें भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि पराली जलाना किस प्रकार से स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों को जन्म देता है, ठीक है। फसल के अवशेष जलाने की अवधि के दौरान बताया गया है एक रिपोर्ट में कि ज़्यादातर सांस से संबंधी लक्षणों में 2 से 3 गुना वृद्धि देखने को मिली है, ठीक। जैसे कि घरघराहट होना, जैसे आप ज़्यादा मेहनत करते हो तो सांस फूल जाना, खांसी, सवेरे खांसी, रात में खांसी, त्वचा पर चकत्ते आना, नाक बहना या फिर आँखों में खुजली होना, ये सारे लक्षण देखते हैं। और अलग अलग अवधि के दौरान ये रिपोर्टिंग की गई थी, ठीक है। जैसे कि ऐसे समय जबकि पराली जलाना पीक पर रहता है, ऐसे समय जब आप पराली नहीं जला रहे हैं, तो दोनों की कंपेयर की गई थी लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर करके। बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा जो शिकायत है ना, पंजाब में जो ज़्यादा एज वाले लोग हैं, ठीक है, 40 से 60 के बीच, और सबसे कम उम्र वाले लोग 10 से 18 वाले में फसल जलने की अवधि के दौरान दर्ज की गई है।
आगे और भी बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर जो बताई जाती हैं कि ये इस प्रकार का अध्ययन करने वाली ये पहली रिपोर्ट है जो कि बताती है कि स्टबल बर्निंग का डायरेक्टली हमारे हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। अभी तक हम केवल ऊपर ऊपर बोलते थे लेकिन रियल चीज़ नहीं बता पाते थे कि कौन कौन सी प्रॉब्लम होने वाली है। तो बताया जा रहा है कि जो हमारा लंग का फंक्शन रहता है ना, और पार्टिकुलरली हार्मफुल रहता है टू वुमेन इन रूरल पंजाब, ऐसा कहना है वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टडी ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया। को रिलेट करती है इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन को हेल्थ के साथ में। इसको जो है 6 गाँव में कंडक्ट कराया गया था, पटियाला और पंजाब के, एंड स्पान 2 फेजेस, 2 फेज में इसका विस्तार किया गया था। पहला जो है ना अक्टूबर 2018 में किया गया, एंड अगेन द फॉलोइंग समर फ्रॉम मार्च से लेकर के अप्रैल 2019 में किया गया, एंड द सेकेंड फेज वार अंडरटेकन इन द सेम विलेजेस ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर 2018 में। इसके बाद यमुना नदी से रिलेटेड ये न्यूज़ आई है। बताया जाता है कि हमें स्टेप्स लेने की ज़रूरत है फॉर क्लीनर यमुना, STEPS फॉर ए क्लीनर यमुना। सबसे बड़ा जो सोर्स है इसको पोल्यूट करने वाला वो है 22 जो ड्रेन्स है ना, नाले, ये अपने सीवेज वाले पानी को यहाँ पर छोड़ते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, इसलिए हमें जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर अलग अलग स्टेप बताए जाते हैं कि किस प्रकार से गंदे पानी को साफ़ किया जाता है। पहले नंबर पर क्या है, या आप पानी देख रहे हैं एकदम गंदा गंदा काला काला। वाटर इन द दिल्ली गेट ड्रेन इज डार्क पॉल्यूटेड एंड हैज़ ए स्टेंच। ठीक है, स्टेंच यहाँ पर आया है जिसका मतलब होता है बदबू आना। तो अभी ये जो नाले का पानी आपको दिखाई दे रहा है इतना गंदा है और इतना बदबूदार भी है। दिस वाटर इज टेकन टू STP थ्रू एन अंडरग्राउंड टनल विच इज़ अबाउट 90 मीटर लॉन्ग। इसको आप अब STP में लेकर के जा रहे हैं, ये सेकंड स्टेज आप देख रहे हैं। यहाँ पर ले जाने के बाद वाटर पासिस थ्रू 2 स्क्रीन, 2 स्क्रीन से होकर के पानी को गुजारेंगे। एक है मीडियम स्क्रीन जो कि ट्रैप करता है मटेरियल को अबव 20 mm वाले, जिनका साइज कैसा है 20 mm का है। तो ये क्या काम कर देगा, एक प्रकार से जाली लगी हुई है इसमें, उसको छानने का काम करेंगे। देन थ्रू ए फाइन स्क्रीन विच ट्रैप ऑल मटेरियल अबव 5 mm, इसके बाद 5 mm वाली जाली लगी है, वो भी यहाँ से कणों को अलग कर देगा। तीसरे नंबर में सस्पेंडेड पार्टिकल आर रिमूव्ड बाय एडिंग फेरिक एलम और पॉली इलेक्ट्रोलाइट इन 2 डिफरेंट स्टेज। 2 अलग अलग चरण में आपको क्या क्या करना है, फेरिक एलम ऐड कर देना है और पॉली इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना है। एज सस्पेंडेड पार्टिकल बिकम हैवी दे सेटल डाउन ड्यू टू ग्रेविटी। इससे क्या हो जाएगा, जो प्रदूषित कण हैं PM के कण वो भारी हो जाएंगे और वो नीचे जमकर बैठ जाते हैं। इसके बाद चौथे स्टेप में क्या किया जाता है, डिजॉल्व पार्टिकल आर रिमूव्ड इन एरिएशन टैंक्स विच हैव स्पेसिफिक बैक्टीरिया दैट ईट द डिजॉल्व पार्टिकल, एयर इज पम्प्ड इनटू दीज टैंक। बताया जाता है कि अब ये जो पार्टिकल रहते हैं ना उनको कौन खा लेता है, बैक्टीरिया ईट कर लेता है दिस डिसॉल्व पार्टिकल को। इसके बाद 5वें नंबर के स्टेप में क्या लिखाना है, यहाँ पर सबसे नीचे दिया गया है सैंपल ऑफ वाटर बिफोर एंड आफ्टर बीइंग ट्रीटेड एट STP। ठीक है, ये गंदा वाला दिख रहा है ना आपको, और ये साफ वाला पानी है ट्रीटमेंट करने के बाद। एक न्यूज़ आई है असम से, असम टी ट्राइब्स गेट मेडिकल कोटा। असम के जो टी ट्राइब्स हैं ना उनको मेडिकल कोटा प्राप्त हो गया है। असम के कैबिनेट ने 4 नवंबर को अप्रूव कर दिया है रिजर्वेशन ऑफ सीट इन स्टेट रन मेडिकल कॉलेज फॉर स्टूडेंट फ्रॉम टी ट्राइब कम्युनिटी। तो स्टेट रन मेडिकल जो कॉलेज होते हैं फॉर स्टूडेंट फ्रॉम
टी ट्राइब्स कम्युनिटी, इनके लिए सीटें रिजर्व कर दी गई हैं। असम हैज़ 8 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। Adivasis associated with the tea plantation are considered a major vote bank that swung from the कांग्रेस से लेकर के बीजेपी। तो ये जो आदिवासी वर्करों के बच्चे हैं ना, वो हमेशा वोट बैंक का काम करते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। यहाँ पर टोटल जो है 8 सरकारी कॉलेज हैं और इन पर ही उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। Seats for MBBS and BDS reserved for Tree Garden community have been proportionately divided between the Brahmaputra Valley and Barak Valley. इसके बाद एक न्यूज़ आई है जीका वायरस को लेकर के। तो जो जीका की बीमारी होती है ना, वो मॉस्कीटो के माध्यम से ही जो वायरस रहता है वो फैलता है। एंड हैंस गेटिंग राइड ऑफ मॉस्किटोस इज़ द सेफ वे आउट। तो इसलिए सबसे अच्छी बात यही है कि हम क्या करें, मॉस्किटो से ही दूर ही रहें। टू चेक द स्प्रेड ऑफ डिसीज़, हेल्थ टीम आर अंडरटेकिंग सैनिटाइजेशन प्रोग्राम। इसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है, सैनिटाइजेशन प्रोग्राम चलाने की ज़रूरत है। इसमें इंक्लूड है एंटी लार्वा स्प्रेइंग एंड आइडेंटिफाइंग फीवर पेशेंट। इसके अलावा एंटी लार्वा स्प्रेइंग, इसके अलावा ऐसे पेशेंट जो कि इससे बीमार हैं उनको हमें आइडेंटिफाई करना है। इसके अलावा हमें स्क्रीनिंग भी करना है सीरियसली इल पीपल की एंड प्रेग्नेंट वूमन की। इस तरह से हम जो है जीका वायरस से लड़ सकते हैं। हेल्थ टीम हैव बीन आस्क्ड टू स्टेप अप डोर टू डोर सैम्पलिंग, क्योंकि जीका वायरस से ना 30 और लोग जो है पॉजिटिव हो गए हैं। जीका वायरस के बारे में कुछ चीज़ें हैं जिनको हम देख सकते हैं। जीका वायरस जो है मच्छर जनित फ्लेवी वायरस होता है, जिसको सबसे पहली बार युगांडा में 1947 में आइडेंटिफाई किया गया था बंदरों में। इट वाज लेटर आइडेंटिफाइड इन ह्यूमंस इन 1952 इन युगांडा। इसके बाद यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया में। ये जो है ना होता है किसके द्वारा, वायरस ट्रांसमिटेड प्राइमरली बाय एडीज मॉस्किटो। ये भी जो है एडीज मॉस्किटो के माध्यम से फैलता है, मेनली इन एडीज इजिप्टी। दिस इज द सेम मॉस्किटो दैट ट्रांसमिट डेंगू, चिकनगुनिया एंड येलो फीवर। ये वही मच्छर है जिसके चलते चलते डेंगू, चिकनगुनिया और येलो फीवर होता है। जीका वायरस इज आल्सो ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू फेटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो माता से बच्चे को भी हो सकता है, थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के माध्यम से भी हो सकता है, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट के माध्यम से एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से हो सकता है। सिम्टम बताए जाते हैं, जनरली माइल्ड एंड इंक्लूड फीवर आता है, रैसेस, कंजक्टिविटीज, मस्कल एंड जॉइंट पेन होता है, मलाइस और फिर हेडेक्स हमको देखने को मिलता है। मोस्ट पीपल विद जीका वायरस इन्फेक्शन डू नॉट डेवलप सिम्टम। ज़्यादातर तो हमें सिम्टम देखने को ही नहीं मिलते हैं।